हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एग्जाम एंटीबायोटिक सेशन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस। मलेरिया। मलेरिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और रोकथाम बताएं। इस पर क्वेश्चंस जो बनेंगे 2024 में दीर्घोत्तरीय में, तो आप आराम से इसको इजी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं उसी को हम बताएंगे। इससे पहले सेशन में आपको कैंसर लॉन्ग क्वेश्चन में और एड्स को बताया गया, तो आज के सेशन में हम बताने वाले हैं मलेरिया। मलेरिया क्या है, किससे होता है, और मलेरिया जिससे होता है मलेरियल परजीवी से, तो उसका जीवन चक्र क्या होते हैं। ये परजीवी डायजेनेटिक होता है कि मोनोजेनेटिक होता है, ये सब चीज़ को आपको बताया जाएगा। चलिए, तो आप देखते हैं कि मलेरिया 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 क्या होती है। कहते हैं कि मल जोर एरिया, जोर एरिया, इसी को कहा गया मलेरिया। मल का मतलब होता है डर्टी, डर्टी माने गंदा, और एरिया माने होता है यानी कि प्लेस, यानी कि डर्टी प्लेस। जहाँ पर पहले ज़माने में ये कहना था कि जहाँ पर गंदे जगह होते हैं, गंदा जगह जहाँ जहाँ रहता है, वहीं से मलेरिया उत्पन्न होता है। तो इसीलिए इसका अर्थ निकलता है मल जोर एरिया। मल माने गंदा क्षेत्र, और एरिया माने जगह हो गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि मलेरिया क्या है। तो यह एक प्रोटोजोअन रोग है, जोअन रोग है। कहते हैं इसके कारण क्या है, तो प्लाज्मोडियम। इसका जो कारण है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम इसी को कहते हैं मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है मलेरिया जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम के 4 प्रजाति, वो हम आगे देखेंगे। तो प्लाज्मोडियम से होता है। तो प्लाज्मोडियम को हम लोग मलेरिया परजीवी यानी मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। अब मलेरिया क्या है, तो एक प्रोटोजोअन रोग है। ये हेलमिंथस बैक्टीरियल और फंगल नहीं है, और वायरल नहीं है। ये क्या है, प्रोटोजोअन रोग है। प्रोटोजोआ एक अलग फाइलम होता है एनिमल किंगडम में। फर्स्ट फाइलम होता है और सेकेंड आपका पोरीफेरा होता है। तो फर्स्ट फाइलम यानी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से रिलेटेड आपका अमीबा भी होता है, एंटामीबा भी होता है, बताया गया है क्लास में आपको, और आपको पता भी है। तो कहते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है एक परजीवी है जो क्या करता है कि मलेरिया उत्पन्न करता है, इसलिए इसे मलेरिया परजीवी भी कहते हैं। चलिए, अब इसके खोज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो कहते हैं कि फर्स्ट का साइंटिस्ट है 1880 में, एक साइंटिस्ट आए जिसको कहते हैं लेबरन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने मलेरिया परजीवी का पता लगाया। मलेरिया परजीवी का पता लगाया। यानी परीक्षा में ये सवाल आ सकते हैं कि भाई बताइए कि कौन सा वैज्ञानिक है जो मलेरिया परजीवी का पता लगाया या खोज किया। तो लेबरन ने किया। कब किया, 1880 में, ये याद रखिएगा। अब दूसरी बात है, दूसरा वैज्ञानिक है जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा जो वैज्ञानिक है जिसको कहते हैं सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस की जो पहचान है वो क्या है, एक आर्मी डॉक्टर है। ये आर्मी डॉक्टर यानी इंडियन आर्मी डॉक्टर है ये। यानी भारत में जो है एक आर्मी के डॉक्टर थे ये, जो आर्मी के जो सैनिक होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए इन्हें पोस्ट पर रखा गया था। आर्मी के डॉक्टर थे। इन्होंने कंफर्म किया, यानी कि इन्होंने पता लगाया। किसका पता लगाया, तो मलेरिया के वाहक का पता लगाया। कैरियर ऑफ मलेरिया या वेक्टर ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का जो वाहक है वो कौन है, तो अभी आपको पता है आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में मादा एनाफिलीज। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। इसके बारे में पुष्टि यानी इसकी जानकारी जो है आर्मी डॉक्टर इंडियन आर्मी डॉक्टर ने दिया 1897 में। 1897 में जो है आर्मी के डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है, और इसका खोज मलेरिया परजीवी का किया लेबरन ने। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेबरन को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। लेबरन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक चीज़ जानना है कि लेबरन के डिस्कवरी को कंफर्म भी किया था। कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने इसे कंफर्म किया और बताया कि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो होता है
इससे मलेरिया उत्पन्न होते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। तो ये कन्फर्म किया कि वाकई में मलेरिया परजीवी जो है, मलेरिया उत्पन्न होने वाले, मलेरिया जो बीमारी है वो परजीवी से होता है। तो मलेरिया परजीवी का आविष्कार यानी पता लगाने का काम लेब्रोन ने किया, और इनके प्रयोग को, इनके खोज को सराहना यानी पुष्टि किया, कन्फर्म किया किसने? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। साथ ही साथ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के बारे में चर्चा भी कर दिया गया, तो याद रखिएगा। लेकिन नोबेल पुरस्कार गोल्जी बॉडी को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ये कैमिलियो गोल्जी को, ओके सॉरी, यहाँ पर होगा कैमिलियो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी को और सर रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। किसको मिला? केवल लेब्रोन को मिला। चलिए, तो ये सभी खोज से रिलेटेड टर्म था। अब आगे देखते हैं इसके संक्रमण या इसके लाइफ साइकिल देखेंगे, फिर सिम्टम्स देखेंगे क्या होता है। तो लाइफ साइकिल इसका जो होता है मलेरिया का, वो जानिएगा। मलेरिया परजीवी डाइजेनेटिक होता है। ये डाइजेनेटिक है ना, जो अपना जीवन चक्र 2 फेज में, 2 पोसी में पूरा करता है। पहला जो है इसका, उसका नाम है डाइजेनेटिक। इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे। पहला जो है इसका, वो कौन है? मनुष्य है। तो साइकिल इन मैन, कहते हैं कि मानव मलेरिया परजीवी का प्राथमिक होस्ट है, प्राथमिक पोषी है, यानी कि ये प्रथम पोषी है। ओके। दूसरा, जब संक्रमित मच्छर स्वस्थ मनुष्य के रक्त को चूसती है तो रक्त चूसती है तो स्पोरोजोइट ब्लड के द्वारा मनुष्य के लीवर में चला जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जानना है कि मलेरिया का परजीवी सबसे पहले पहुँचता है किसमें? लीवर में। लेकिन कई लोगों का कहना है या ऑब्जेक्टिव में कन्फ्यूज़न के लिए डालता है कि मलेरिया परजीवी सबसे पहले आरबीसी में जाता है। गलत। आरबीसी में लीवर के बाद जाता है। पहले कहाँ जाता है? लीवर में। तो याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी का प्रवेश कहाँ होता है? लीवर में। और किस रूप में मलेरिया परजीवी जाता है लीवर में? तो स्पोरोजोइट में। स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टिव स्टेज यानी संक्रमणकारी अवस्था है किसका? मलेरिया परजीवी का। तो ये ब्लड का सहारा लेता है। ब्लड यहाँ माध्यम बनता है, लेकिन ब्लड सेल्स में ये नहीं जाएगा। पहले लीवर में जाएगा, लीवर सेल्स में अपनी संख्या बढ़ाएगा, फिर जाके आरबीसी में जाएगा। चलिए, तो तीसरा इसका जो देखेंगे कि मलेरिया परजीवी का अलैंगिक चक्र यानी एसेक्सुअल साइकिल, अलैंगिक चक्र मानव में पूरा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य क्या करता है? मलेरिया परजीवी के अलैंगिक चक्र को करवाता है। यानी मलेरिया परजीवी का जो एसेक्सुअल फेज है, साइकिल है, वो चलता है किसमें? मनुष्य में। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये जानना होगा कि लीवर से स्पोरोजोइट आरबीसी में प्रवेश करता है। आरबीसी में प्रवेश करता है। ठीक है, आरबीसी में प्रवेश करता है और एक जहरीला पदार्थ छोड़ता है जिसे हीमोजॉइन कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? हीमोजॉइन। तो हीमोजॉइन एक टॉक्सिक मैटर यानी जहरीला पदार्थ है
जो आरबीसी में यानी लीवर से क्या करता है, स्पोरोजोइट जब क्या करता है, अपनी संख्या बढ़ा करके आरबीसी में प्रवेश करता है, तो आरबीसी में जाने के बाद एक जहरीला पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोज्वाइन, जिससे हमारे ब्लड में क्या होते हैं कि हीमोग्लोबिन की जो एक्टिविटी होती है वो घट जाती है और हमारा शरीर क्या करता है, लाल से पीली यानी काला होना शुरू हो जाता है। तो हीमोज्वाइन के कारण, और हीमोज्वाइन के कारण ही मलेरियल अटैक भी आते हैं, मलेरियल अटैक भी आते हैं हमारे शरीर में, तो हीमोज्वाइन के कारण ही, यानी कि स्पोरोजोइट, यानी स्पोरोजोइट रिलीज हेमोज्वाइन इन आरबीसी एंड इफेक्टेड टू मलेरियल अटैक, यानी कि मलेरियल अटैक उससे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डील करेंगे कि मलेरिया परजीवी का सेक्सुअल, मलेरिया परजीवी का गेमिटोसाइट अवस्था मानव में पूरा होता है, यानी कि लैंगिक चक्र इसमें पूरा नहीं होता है। गेमिटोसाइट जिसके द्वारा लैंगिक चक्र मलेरिया परजीवी पूरा करेगा, उसकी शुरुआत हो जाती है मनुष्य से ही, है ना। चलिए, तो अब देखेंगे साइकिलिन मैन यानी साइकिलिन मॉस्किटो या फीमेल एनाफिलीज। उसके बाद फिर डायग्राम एक बनाएंगे सिंपल, और डायग्राम बनाने के बाद इसके सिम्टम्स होंगे, टाइप्स ऑफ मलेरिया होगा, उसके बाद कंट्रोल ऑफ मलेरिया होगा। तो साइकिलिन क्या हो जाएगा, मॉस्किटो जिसको कहते हैं मच्छर में चक्र। तो कहते हैं कि यह मलेरिया परजीवी का इंटरमीडिएट होस्ट है, इंटरमीडिएट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट है। ये मलेरिया परजीवी का इंटरमीडिएट यानी कि सेकेंडरी होस्ट है। दूसरा पॉइंट है कि संक्रमित मनुष्य का रक्त स्वस्थ मच्छर चूसती है, तो स्पोरोजोइट मच्छर के प्रोबोसिस में यानी सूंड में, प्रोबोसिस में प्रवेश कर जाता है। ओके। तीसरा कहते हैं कि स्पोरोजोइट लार ग्रंथि में संग्रहित हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब देखना है कि स्पोरोजोइट जो होते हैं, स्पोरोजोइट लार ग्रंथि में संग्रहित हो जाते हैं। उसके बाद लिखना है कि मलेरिया परजीवी का निषेचन एवं विकास मच्छर के आमाशय पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मलेरिया परजीवी का लैंगिक चक्र मच्छर में पूरा होता है। यानी कहने का मतलब मलेरिया पैरासाइट अपना लैंगिक जनन करता है मच्छर में, और वो लैंगिक जनन करता है कहाँ पर, तो मनुष्य में। इस सबको याद रखिएगा। यानी कि मलेरिया परजीवी का निषेचन, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है कहाँ पर, आमाशय पर होता है, यानी मच्छर के आमाशय पर। स्पोरोजोइट क्या करते, लार ग्रंथि में भर जाता है और ये फिर दूसरे मनुष्य को जब काटेगा तो उसमें चला जाएगा। संक्रमित मनुष्य का जो रक्त होगा और स्वस्थ मच्छर जब चूसती है तो उसके अंदर स्पोरोजोइट चला जाता है। तो ये हो गया। अब इसका डायग्राम देखना है।
जैसे ये हो गया हैंड हो गया, है ना, जैसे कि मान लिया जाए ये हैंड हो गया, है ना, ये हैंड हो गया। तो कहते हैं इस पर जो है कि कोई भी मॉस्किटो क्या करता है कि यानी इस तरह से ब्लड को सक किया, है ना, ये क्या किया, ब्लड को सक किया। तो ये हो गया मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज हो गया। और ये मादा एनाफिलीज कैसा है, संक्रमित है, संक्रमित मादा एनाफिलीज हो गया। जब ब्लड को क्या किया कि ब्लड को जब सक किया, नहीं चूसा, तो वहाँ पर उस ब्लड में क्या छोड़ दिया जा करके, स्पोरोजोइट। तो ये स्पोरोजोइट कहाँ पर चला आया, लीवर में चला आया। ये स्पोरोजोइट कहाँ पर चले आए, लीवर में। ये हो गया स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट हो गया। ये कहाँ पर आ गया, यकृत में, है ना। तो कहते हैं कि स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट रक्त द्वारा, किसके द्वारा, रक्त द्वारा कहाँ पर आ गया, लीवर में। अब लीवर से कहाँ आ गया, लीवर सेल में आया। लीवर से कहाँ पर आएगा, लीवर सेल में, लीवर सेल में आएगा। तो लीवर से आया है लीवर सेल में, ये है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट हो गया। और यहाँ पर स्पोरोजोइट का क्या हुआ, बहुविखंडन हुआ। क्या हो गया, बहुविखंडन, जिसको कहते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि बहुविखंडन, बहुविखंडन हुआ। तो बहुविखंडन के द्वारा सारे जो स्पोरोजोइट हैं वो लीवर सेल्स को क्या करेगा, तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल रहा। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यकृत कोशिका, यानी हिपेटिक सेल या हेपर सेल, ये यकृत कोशिका हो गया। अब यकृत कोशिका से ये क्या करेगा, एंट्री करेगा कहाँ पर, तो आरबीसी में जाएगा। कहाँ जाएगा, आरबीसी में। आरबीसी में गया तो आरबीसी में क्या हुआ, बहुविखंडन हुआ। आरबीसी में भी बहुविखंडन होगा, तो फिर ये आरबीसी से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो कहते हैं आरबीसी में जाने के बाद ये क्या करता है, एक टॉक्सिन छोड़ता है। यही टॉक्सिन को हम लोग कहते हैं हीमोजॉइन, हीमोजॉइन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कहते हैं ये क्या करता है, ये क्या करता है, गेमिटोसाइट, यानी ये गेमिटोसाइट अवस्था को डेवलप करता है, गेमिटोसाइट, ये गेमिटोसाइट हो गया। अब ये जो गेमिटोसाइट है, यहाँ पर एक क्या होता है, ये मादा हो गया, और यहाँ पर एक क्या हो गया, ये नर हो गया, ये गेमिटोसाइट। अब ये दोनों अब ये क्या करेगा, एक दूसरे से फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइज जो होते हैं वो इस तरह से, ये हो गया स्टमक हो गए, और ये जो है क्या स्पर्म हो गया, इस तरह से फर्टिलाइज होते हैं। तो ये हो गया स्टमक हो गया, यानी कि स्टमक, यानी कि आमाशय, और ये हो गया शुक्राणु। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। तो कहते हैं ये मादा हो गया और ये क्या हो गया, नर हो गया, ठीक है। अब कहते हैं जब फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या करता है कि लार ग्रंथि, ये जो लार ग्रंथि है, ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि में बहुत मात्रा में, है ना, स्पोरोजोइट फिर भर जाता है इस तरह से। ये जो लार ग्रंथि, बहुत मात्रा में स्पोरोजोइट चले जाते हैं, स्पोरोजोइट जो है कि चले जाते हैं। तो ये हो गया लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, और इसमें क्या है, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइकिल है उसको कहते हैं साइकिल इन मैन, यानी मनुष्य में ये साइकिल हो रहा, और इसको कहते हैं साइकिल इन मॉस्किटो, यानी फीमेल फीमेल एनाफिलीज, एनाफिलीज। तो कहते हैं कि मच्छर और मनुष्य में किस प्रकार से जीवन चक्र कंप्लीट हुआ, इस डायग्राम को इसी तरह से सिंपलरली आपको बनाना है वहाँ पर, ठीक है। चलिए
तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको समझा देंगे। जैसे कोई भी संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर हमारे शरीर का रक्त चूसती है, तो रक्त चूसते समय उसके मुंह से, उसके सूंड से क्या होता है कि निकलता स्पोरोजोइड, जो रक्त के द्वारा हमारे लीवर में चला जाता है। लीवर में जाने के बाद लीवर के अंदर में जो सेल्स होते हैं, यकृत कोशिका, वहाँ पर बहुविखंडन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब ये अपनी संख्या को लीवर में बढ़ाने के बाद कहाँ पहुँचता है, आरबीसी में। तो आरबीसी में जब ये पहुँचता है, ये आरबीसी हो गया, जब ये आरबीसी में पहुँचता है तो आरबीसी में भी बहुविखंडन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। और एक बार आरबीसी में जैसे ही जाता है तो एक टॉक्सिन छोड़ता है जिसको हीमोजॉइन बोलते हैं, जो मलेरिया अटैक उत्पन्न करता है। अब कहते हैं ये क्या करता है, आरबीसी में ही गैमेटोसाइट अवस्था विकसित होता है। लेकिन ये गैमेटोसाइट अवस्था विकसित होता है जिसमें नर और मादा होते हैं। तो ये नर और मादा शुक्र यानी कि इसके आमाशय, मच्छर के आमाशय पर क्या करता है, निषेचन करता है, विकास करता है ऊकाइनिट में, यानी ये जो है ऊकाइनिट के रूप में डेवलप होता है। और ये सीधा कहाँ होता है, स्पोरोजोइट में बदल जाता है, और स्पोरोजोइट मच्छर के लार ग्रंथि में भर जाते हैं। अब फिर किसी व्यक्ति को काटेगा तो फिर इसी तरह से इसका जीवन चक्र चलते रहेगा। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे जिसका नाम है मलेरिया के जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मलेरिया फीवर, टाइप्स ऑफ मलेरिया एंड स्पेसीज ऑफ मलेरिया, दोनों को देखेंगे। मलेरिया प्रजाति एवं फीवर का प्रकार। मलेरिया प्रजाति एवं फीवर का प्रकार क्या होगा, तो मलेरिया प्रजाति और फीवर के जो प्रकार होते हैं, फीवर के जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से, है ना। चलिए तो देखते हैं मलेरिया प्रजाति कितने होते हैं और उसके कितने फीवर्स होते हैं, उस सबको हम लोग कवर करेंगे बढ़िया से। अब कहते हैं कि मलेरिया प्रजाति, कहते हैं कि 4 प्रजाति होते हैं इसका। नंबर 1 है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है। दूसरा जो प्रजाति उसका नाम है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, फाल्सीफेरम कहते हैं। तीसरा जो प्रजाति जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी कहते हैं, मलेरी। चौथा प्रजाति होता है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल कहते हैं, ओवेल कहते हैं। कहते हैं ये सबसे खतरनाक मलेरिया होता है ना, जिसको सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। इसमें ब्रेन क्या होता है, प्रभावित होता है, और लाइट येलो यूरिन होते हैं, लाइट येलो यूरिन होते हैं, यानी कि लाइट येलो जो होता है इसका यूरिन होता है। पेशाब जो होते हैं वो लाइट येलो होता है और ब्रेन प्रभावित होता है, इसलिए इसको सेरिब्रल मलेरिया या इसी को हम लोग डेंजरस मलेरिया भी कहते हैं, डेंजरस मलेरिया भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बाइवेक्स मलेरिया होता है, इससे मलेरी मलेरिया होता है, इससे ओवेल मलेरिया होता है, जिसको आप लोग माइल्ड टर्टियन, उसके बाद जो एक क्वार्टन टर्टियन मलेरिया ये सब बताए थे। लेकिन हमें केवल यही याद रखना है मलेरिया का कि प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम किस मलेरिया से होता है, तो ये सेरिब्रल किससे होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो होता है एक प्रजाति है जिससे होता है सेरिब्रल मलेरिया, या इसी को बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया इसको कहते हैं, मैलिग्नेंट मलेरिया। तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो शब्द है ये यूज करेगा कि निम्न में से कौन सा मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से होता है, जवाब दीजिएगा मैलिग्नेंट मलेरिया या तो सेरिब्रल मलेरिया जवाब देना, जिसमें ब्रेन ग्रसित होता है, इसलिए घातक होता है मनुष्य के लिए, और इसमें यूरिन क्या होता है, हल्का पीला होता है। चलिए तो एक टर्म और है इसको बताएंगे जिसका नाम है मलेरिया के लक्षण रोकथाम, उसके बाद मलेरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा मलेरिया का सेशन आज। तो मलेरिया का लक्षण देखते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं।
तो कहते हैं सबसे पहला नंबर क्या है, हाई फीवर होगा। हाई फीवर जो होगा वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका शरीर का तापमान रहेगा। दूसरा बात क्या है कि एनीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी, यानी आरबीसी घटने लगेगा शरीर से। तीसरा बात क्या है कि वॉमिटिंग होगा, यानी कि उल्टी होगी। उसके बाद हेडेक रहेगा, यानी पूरा सर में दर्द होंगे, यानी कि हेडेक, ये हेडेक रहेगा, यानी कि इसमें क्या होंगे, हेडेक होंगे। उसके बाद क्या होगा, रात में कपकपी के साथ क्या होगा, ठंड लगेगा, यानी कि रात में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं चिल एट नाइट, या इसे हिंदी में लिख लेंगे इसको बढ़िया से, शरीर रात में ठंडा हो जाता है ना। उसके बाद छठा हो जाएगा इसमें, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एनीमिया हो गया, हाई फीवर हो गए। उसके बाद अगला इसमें हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि पाचन क्रिया अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है ना। दो लक्षण याद रखना है, एक 5 नंबर वाला, एक याद रखना है 1 नंबर वाला। अब हम लोग देखेंगे इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है। सबसे पहला कंट्रोल है तो क्या कह सकते हैं कि मच्छर को हाथ से मारकर ये इसका फिजिकल कंट्रोल हो गया। दूसरा हो गया दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि जिसको दूसरा हो जाएगा कि लार्वी बोरस मत्स्य का इस्तेमाल आसपास के गड्ढों में करना, यानी जिस गड्ढे में पानी जमा होता है या तालाब हो जहाँ पर मच्छर का लार्वा बनता हो, तो उसी जगह लार्वी बोरस मत्स्य का इस्तेमाल कीजिए जो मच्छर के लार्वा को खा जाएगा। और उसका नाम क्या है, तो चन्ना पंकटेटस हो गया। चन्ना पंकटेटस एक प्रकार का लार्वी बोरस मछली है जो क्या करता है, मच्छर के लार्वा को खा जाता है। तीसरा इसका कंट्रोल करने के लिए क्या है कि गंदे जगहों पर पिरकनाशी या कीटनाशी का इस्तेमाल, जितने भी गंदे जगह होगा वहाँ पर कीटनाशी या पिरकनाशी का इस्तेमाल करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जितने भी मच्छर के लार्वा होंगे वो पूरी तरह से वहाँ पर क्या होगा कि हटना खत्म हो जाएगा। तो मच्छर के लार्वा को ही सबसे पहले क्या करना है कि नष्ट करना है। तो मच्छर के लार्वा को अगर नष्ट कर देते हैं तो यानी कि मच्छर वहाँ पर डेवलप नहीं करेगा, जिससे मलेरिया का वाहक हो या फाइलेरिया का वाहक हो या चिकनगुनिया का वाहक हो, इन सभी से मुक्ति मिल जाएगा और उस आसपास की जगह काफ़ी हाइजेनिक हो जाएंगे। तो मच्छर को हाथ से मारकर, है ना, लार्वी बोरस मत्स्य का इस्तेमाल आसपास के गड्ढों में करके, गंदे जगहों पर पिरकनाशी कीटनाशी का छिड़काव या इस्तेमाल। उसके बाद क्या है, ओडोमोस क्रीम, शरीर पर ओडोमोस क्रीम का इस्तेमाल करना होगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल के बाद इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी कि उपचार। मलेरिया का उपचार कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला उपचार जो होता है इसमें आर्टी थर एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके आप मलेरिया के रोगों से बच सकते हैं। दूसरा है क्विनीन, कहते हैं इसे सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना एक पौधा है जिसके छाल से क्विनीन दवा बनाया गया है, ठीक है। तीसरा है जूरी ताप, इसको क्या किया जाता है, पानी में घोल करके इसको पिया जाता है, जिससे मलेरिया के परजीवी जितने भी होंगे वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन सबसे असरदार दवा अगर कोई कहता है कि मलेरिया का है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन जो है वो क्विनीन है। इस पर स्टार लगाइएगा कि प्रमुख रूप से यूज होने वाला मलेरिया के जो मेडिसिन है उसका नाम क्या है, क्विनीन है।
जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में मलेरिया के बारे में सब चीज़ मलेरिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लेके आएंगे प्लांट ब्रीडिंग और डिस्क्राइब देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप, यानी कि पादप प्रजनन क्या है और इसमें भाग लेने वाले कितने चरण हैं, सभी का उल्लेख करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अगर कहीं डिफ़िकल्टी समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो तुरंत आपको जो है कि सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।